बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब्बे-जुल-जलाल के नाम से जिसकी गिरफ्त आसमान के सियारों से लेकर खुशकी के चौपाओं तक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं डॉक्टर अफजल खान डांडा साहब के पास। ये ऐसी शख्सियत है जो कि एक पॉलिटिकल पर्सन है, एक शायर हैं, एक डॉक्टर भी हैं और यानी कि एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी की मालिक। इनसे पूछते हैं, मुख्तलिफ सवाल करेंगे कि इनका पॉलिटिक्स में आने का मकसद क्या था और किस इनके नज़रियात जानेंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल पर्सन के नज़रियात जानना आवाम के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। क्योंकि जब आवाम को पता होगा कि हमारे लीडर्स, हमारे ये जो रिप्रेजेंट करते हैं हमें नेशनल असम्बलीज में, इनकी ज़हनियत किस तरह है, तो तब आवाम फैसला बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए बहुत ही कीमती टाइम निकाला और ये हमें आपका इंटरव्यू करने का मौका दिया। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आप पॉलिटिक्स में कब आए और किस नज़रिए के तहत आए थे? बेटा, पॉलिटिक्स में जब मैं 2002 से इलेक्शन लड़ा, उस वक्त ग्रेजुएशन की शर्त लग गई थी और मेरे पास ख़ानदान में, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल फैमिली है, ख़ानदान में उस वक्त कोई ऐसा ग्रेजुएट नहीं था जो इलेक्शन लड़ सकता। फिर मेरे बड़े भाई ने मुझे हुक्म दिया, रसूलुल्लाह ढांडा साहब ने, कि आपने इलेक्शन लड़ना। तो वजह तो ये थी ग्रेजुएशन उस वक्त यानी आप अपनी एजुकेशन की बुनियाद पर आए थे। एजुकेशन जब आप पॉलिटिक्स में आए, आपने क्या चेंजेस देखी कि किस तरह मुझे इस माशरे को लीड करना है, किस तरह अपनी आवाम के लिए खिदमत करनी है, उस वक्त आपके जज्बात क्या थे? बेटा, शुरू में हम आए थे ना तो बड़े हाई स्पिरिट के साथ आए थे कि करप्शन ख़त्म करेंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे। लेकिन 6 महीने बाद हमें पता चल गया कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ना करप्शन ख़त्म करना, ना इस माशरे के जो नासूर हैं उनके खिलाफ जंग लड़ना। तो यहाँ हर बंदा एक ही रंग में रंगा हुआ है और जो बंदा मुख्तलिफ करना चाहता है उसकी जगह नहीं इस माशरे में। जो बंदा सही है, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी एक बिगड़ चुकी है, अब जो सही बंदा है उसकी जगह नहीं सोसाइटी में, वो नहीं चल सकता। जो ईमानदार है, जो सच बोलता है, जो कहता है चीज़ें ठीक हो, उसके लिए जो हमें सबको अपनी सोच बदलनी होगी। हम सबको सोच बदलनी होगी और हर किसी को अपना काम करना होगा ठीक तरीके से। सर, ये आपने कहा कि अब सोसाइटी एक बैड वे पर टर्न हो चुकी है, यानी कि सोसाइटी में बेईमानी है, करप्शन है। इस सब में एक नौजवान उभरती हुई पढ़ी लिखी नस्ल के लिए क्या चीज़, कैसी ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए, कैसा एक लीडर होना चाहिए ताकि उनको जगाए, उठाए और उनके लिए अच्छे इक़दाम करे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करे और उनको आगे ले आए? पहले तो ये है कि मैं नौजवानों से यही कहूँगा कि आप जो है ना अपना काम, तालीम पे तवज्जो दें, एजुकेशन हासिल करें। सबसे जो कामयाबी की सीढ़ी है वो तालीम है। उसके बाद फिर आप ये देखें कि नेगेटिव एक्टिविटीज़ में ना जाएं। आप नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल है, लेकिन जब तक नौजवान अपना किरदार सही नहीं रखेंगे, अपना काम ठीक तरीके से नहीं करेंगे, जो जिस शोबे में है उसे चाहिए कि वो अपना काम ठीक करें। जब हम सारे अपनी जगह पे ठीक हो जाएंगे तो मुआशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तालीम कोशिश करें कि जो टेक्निकल एजुकेशन है वो हासिल करें, क्योंकि हमारा निज़ाम तालीम BA FA करा के पढ़े लिखे बेरोज़गार पैदा कर रहे हैं। एक BA पढ़ा हुआ, MA पढ़ा हुआ शख्स क्या करेगा? सिर्फ वो फिर ये कहते हैं कि जी मैं तो अब MA पढ़ गया हूँ, मैं BA पढ़ गया हूँ, मुझे सरकारी मुलाजमत। सरकार कितने लोगों को नौकरी दे सकती है? तो हुनर की तालीम, ताकि हर बंदा इस सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव हो, वो कोई चीज़ बनाए, कोई हुनर हो उसके साथ पास, ताकि वो इस मुआशरे के लिए सूदमंद साबित हो, इस मुआशरे पे, इस सोसाइटी पे पढ़ लिख के बोझ ना बन जाए। बेशक सर ने बहुत ही अच्छी बात की कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, लोगों में प्रोडक्ट्स बनेगी हमारे यहाँ तो एक्सपोर्ट भी हमारी डायरेक्टली बढ़ेगी और हमारी जो आमदन होगी वो ज़्यादा होगी, ख़ास तौर पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स ज़्यादा हमारे पास आएंगे। सो सर, आप ये बताएं कि नेक्स्ट आपका लाही अमल क्या, आप इलाके के लिए क्या करना चाहेंगे? हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है और इसके साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और आप टेक्निकल एजुकेशन, आपने बात की कि हमारे नौजवानों को टेक्निकली कोई काम करने चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए जी, मैंने काफ़ी फोरम्स पे बात की है
टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से और साइंस के हवाले से कि साइंस सब्जेक्ट्स और टेक्निकल और जो प्रैक्टिकेबल हैं जो सब्जेक्ट्स सोसाइटी में, उनकी तालीम ज़्यादा से ज़्यादा दें, उसके लिए इदारे बनाए जाएँ, उस तरफ लोगों को राग़िब किया जाए, बच्चों को ये इस तरफ तरगीब दी जाए कि वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें, ताकि वो जब वो किसी इदारे से निकलें तो एक सोसाइटी के सूदमंद फर्द बन के निकले, बजाय इसके कि वो सड़कों पे फिर रहे हों, वो एहतजाज कर रहे हों, वो ये कह रहे हों कि हमें नौकरियां दें, हमें हकूक़ नहीं मिल रहे। तो हर बंदा जब वो काम करेगा, हर बंदा अपने घर को, अपनी सोसाइटी को, उसको ठीक करे, पहले खुद ठीक होगा तो फिर वो घर को ठीक करेगा। जब बंदा खुद सच बोलेगा और लोगों को तरगीब देगा कि आप सच बोलें, झूठ ना बोलें। अगर हम माँ बाप अपने बच्चों को तरगीब देंगे कि बेटा झूठ नहीं बोलना, और हम खुद झूठ बोल रहे होंगे तो हमारे बच्चे क्यों उस पर अमल करेंगे? हमें सच बोलना चाहिए, इस मुल्क और कौम के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए हर बंदे को। अब हमारे हर घर में 2 बंदे काम करने वाले होते हैं, 10 घर में बैठ के खाते हैं। इसलिए काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और अपने आप को, हर बंदे को अपनी जगह पे ठीक करना चाहिए। अब हम इदारों को मतून अगर कर रहे हैं, इदारों में कोई आसमान से तो नहीं उतरे लोग। जिस इदारे में जाए, कोई डॉक्टर है तो हमारा भाई है, कोई पुलिस में बैठा है तो वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, कोई सियासतदान है तो वो इसी सोसाइटी में से उठ के आया, कोई जज है तो इसी सोसाइटी में से उठ के आया, कोई फौज में है तो इसी सोसाइटी में से आया। जब सारी सोसाइटी ठीक होगी, माइंड सेट लोगों का ठीक होगा, तब यहाँ जाके तरक्की होगी, तब ये मुल्क तरक्की। हमारे यहाँ बेसिकली ये कहा जाता है कि लोगों के पास जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, लोगों के लिए जब एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती, हमारे नेशनल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव कुछ नहीं करते, तो तब लोग बेचारे मजबूर होते हैं कि वो छोटे लेवल पर भी करप्शन करते हैं और बच्चों को सही तरीके से तालीम और तरबियत भी नहीं दे सकते, और वो वेल डिवेलप ग्रो नहीं कर सकते खुद को। देखिए बेटा, यहाँ जो मुआशी नाइंसाफ़ी है, मुआशरती नाइंसाफ़ी है, इस मुआशरे में अदल कायम करना होगा। अगर इस मुआशरे ने तरक्की करनी है तो अदल कायम करना होगा। अदल तब कायम होगा जब ज़िंदगी के हर शोबे में अदल हो। हर शोबे में अदल ना हो, किसी को इंसाफ ना मिले तो सोसाइटियाँ इसी तरह बिगड़ जाती हैं जैसे आप बिगड़ गई है। लेकिन सियासतदान का ये काम नहीं होता कि वो क्या अपॉर्चुनिटी, वो पॉलिसियाँ बनाते हैं जाके, लेकिन हम वो पॉलिसी बनाने वाला काम कोई सियासतदान नहीं करता। हम सारा दिन यहाँ बैठे हैं, थाने फ़ोन कर दें, पटवारी को फ़ोन कर दें, ये तो सियासतदान का काम नहीं है। ये काम तो मकसद है, इदारे इतने डेवलप होने चाहिए कि ये बंदा खुद जो है तो उसका काम खुद जो जायज़ काम है वो कहीं ना रुके। लेकिन पहले दिन से ही 70 साल हो गए, यहाँ कोई इदारा बना ही नहीं है। हर बंदे का उसका जायज़ काम नहीं होता, नाजायज़ तरीके से करवाना पड़ता है। जब नाजायज़ तरीके से मैं रिश्वत दूंगा तो रिश्वत लेने वाला क्यों नहीं लेगा? अगर मैं रिश्वत जब देता हूँ तो इसका मकसद है मैं आपका हक मरवाने के लिए रिश्वत दूँ। अगर मैं रिश्वत देना बंद कर दूँ तो आप भी रिश्वत देना बंद कर दें, सारी सोसाइटी रिश्वत देना बंद कर दे, तो रिश्वत लेने वाला कहाँ से लेगा? फिर वो सही काम करेगा जो कानून बनता होगा, क्योंकि उसका मफाद उसमें वाबस्ता नहीं होगा। तो ये चीज़ें, ये वही है, माइंड सेट चेंज होगा, तब मुआशरे में जाके अदल इंसाफ होगा और हर बंदा अपनी जगह पे अपना काम करेगा। बिल्कुल सही। और सर लास्ट पे मैं आपसे इलेक्शन के बारे में सवाल करना चाहूँगा कि आप इलेक्शन कब होता देख रहे हैं? नहीं, इलेक्शन अब जो कह रहे हैं मेरे ख्याल में फरवरी में हो जाएगा। अब नई हल्का बंदी हो रही है, उसके बाद फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में मेरे ख्याल में जो अभी जिस तरह से ऐलान हुआ है तो हमें उस पर एतमाद करना चाहिए, इंशाल्लाह हो जाएगा। और आप कौन सी पार्टी के साथ चलेंगे, यानी कि आप किस पार्टी का पलड़ा भारी देख रहे हैं? देखें जी, मैं तो हूँ प्रोफेशनल बंदा, सियासी कारकुन नहीं हूँ। ख़ानदान की मजबूरी की वजह से मैं सियासत में आ गया। मेरी कोई पार्टी नहीं, मेरी पार्टी है बखर के अवाम, मेरे हल्के के अवाम है। जहाँ देखूँगा मैं कि मैं इनका मफाद कर सकूँगा, आवाम की इलाके की बेहतरी कर सकूँगा, जो पार्टी हमारे इलाके के लिए बेहतर सोचेगी उसके साथ खड़े हो जाएगी। देखेंगे जो भी उस वक्त हालात होंगे उसके मुताबिक फैसला करेंगे। बिल्कुल सर, बंडल ऑफ थैंक्स सर, आपके टाइम का एक बार फिर शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छे अल्फाज में तमाम सवालात के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं आप इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, अपने ज़िला बखर के लोगों के लिए
معاشرے کے لیے ایک بہترین رہنما کے طور پر ریپریزنٹ کرے گا قومی اسمبلی میں، اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بنے گا۔ یہ نا امیدی اور مایوسی ہم سب تمام نوجوانوں کو بھی، سیاستدانوں کو بھی، اور تمام کو ایک پیج پر آ کر اس تمام چیزوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ مہنگائی ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، بد اخلاقی ہو گئی، ان چیزوں سے ہم کوپ کر سکتے ہیں اگر ہم ٹھان لیں۔ تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ تھینک یو۔